तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स क्लास में। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 बिजनेस स्टडी यानी कि बीएसटी के। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर्स 1 से लेके 3 तक जो है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बीएसटी का वो करा चुका हूँ। और आज हम कराने वाले हैं चैप्टर 4 से लेके 6 तक, यानी 3 चैप्टर करके हम एक वीडियो में लाने वाले हैं। तो आपको मैंने 1 से लेके 3 तक करा चुका हूँ और आज मैं कराने वाला हूँ 4 से लेके 6 तक। इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी बुक्स में आपके दिए हुए हैं, और यही क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यही सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर इस बुक से या हमारा वीडियो आप देख लेते हैं और आपको अच्छे से अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस याद हो जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एमसीक्यू बनाने में, यानी ऑब्जेक्टिव को टिक मारने में। यही सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस क्वेश्चंस को देखते हैं और मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ आज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, वैसे मैं सारे ऑप्शंस का भी मीनिंग आपको बताता चलूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम करने वाले नियोजन चैप्टर, जो कि चैप्टर 4 है। ये प्रबंध का जो है पहला कार्य है। प्रबंध जो होता है किसी से कार्य करने, मतलब कार्य करने और किसी से कार्य कराने की एक विधि होती है या मेथड होता है। तो प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? प्रबंध के जो है वो 5 कार्य होते हैं। 5 कार्य में आते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एंड नियंत्रण। तो पहला जो होता है वो नियोजन होता है, फिर संगठन होता है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, और अंतिम जो होता है वो नियंत्रण होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये प्रबंध के कार्य, ये सब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे। और आगे मैं अगर कोई आपको मतलब ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आप बताऊँगा उस ऑप्शंस का कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है नियोजन होता है। तो नियोजन क्या होता है? अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए। मध्यकालीन मतलब थोड़ा कम से थोड़ा ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा से भी थोड़ा कम, मध्यकालीन के लिए, मिडिल टर्म। और दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए। तो हम किसी चीज़ का जो योजना बनाते हैं वो हम शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कम समय के लिए भी बनाते हैं, मिडिल टर्म के लिए भी बनाते हैं, या ज़्यादा समय के लिए भी बनाते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी अवधियों के लिए, यानी कि सभी टर्म मतलब समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। तो यह जो कथन है वो किन्होंने कहा था? तो ये कथन जो है वो एलन का है, ऑप्शन सी एलन। क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार प्रबंध मतलब नियोजन के प्रकार जो है वो 4 प्रकार के नियोजन है। नियोजन होता है, तो नियोजन जो आप अगर योजना जो बनाते हैं किसी भी चीज़ का, या आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे आपका कोई योजना होगा ना कि ये करेंगे, तो आप योजना किसके लिए बनाते हैं? बीते हुए समय के लिए नहीं, बीते हुआ समय तो पहले ही बीत चुका है, उसके लिए हम क्या योजना बनाएंगे? वर्तमान के लिए नहीं, हम योजना बनाते हैं भविष्य के लिए। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए योजना बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, नियोजन है। तो नियोजन क्या है? आवश्यक है, ऑप्शन ए। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑफ ऑल मैनेजर एक्टिविटीज प्लानिंग इज द। तो प्रबंधकीय कार्यों का क्या है? प्रारंभ एवं अंत दोनों, प्रारंभ तथा अंत दोनों। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रारंभ एवं अंत दोनों, बिगिनिंग एंड एंड बोथ। नियोजन है, प्लानिंग इज। तो प्लानिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड, आपका कोई लक्ष्य होगा तभी तो आप किसी चीज़ का प्लान बनाते हैं। उद्देश्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव, आपका जो कुछ करने का जज्बा होगा उसको देख के ही ना आप मतलब प्लानिंग करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस, योजना बनाते हैं हम दिमाग में भी बना सकते हैं, तो ये मेंटल प्रोसेस है। ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑप्शन डी जैसे करेक्ट आंसर होगा ये सभी। एक अच्छी योजना होती है, गुड प्लान इज। तो एक अच्छी योजना क्या होती है? खर्चीली होती है? नहीं। समय लेने वाली होती है? नहीं। संकीर्ण यानी रिजिड होती है, कठोर? नहीं। अच्छी योजना जो होती है फ्लैक्सिबल होती है, यानी कि हम जब चाहे उसको बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
कहाँ पे आ गए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का सीमा नहीं है? इनमें से जो है कौन सा समय का मतलब सीमा नहीं है नियोजन का, मतलब प्लानिंग का? तो कठोरता, क्या हम नियोजन में कठोरता देखते हैं? नहीं, वो लोचपूर्ण होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया लोचपूर्ण होता है, जब चाहे योजना को हम बदल सकते हैं। समय की बर्बादी नहीं, समय की बर्बादी नहीं। अत्यधिक लागत, ज़्यादा लागत लगती है, नहीं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, नियंत्रण का आधार। ये जो है नियोजन का सीमा नहीं है, नियंत्रण का आधार। क्वेश्चन नंबर 10, बजट का अर्थ है। बजट का क्या अर्थ है? आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेड इन न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी अंकों में जिस रिजल्ट को हम दर्शा सकते हैं उसको ही हम बोलते हैं बजट। बजट का अर्थ वही होता है, परिणाम जो होता है आने वाला, उसको अंकों में जो हम दिखाते हैं वही होता है बजट। क्वेश्चन नंबर 11, नियोजन प्रबंध का चरण है। द प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको अभी बताया था कि नियोजन जो पहला कार्य होता है, तो नियोजन जो फर्स्ट, प्रथम। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं इसी चैप्टर नियोजन के अंतर्गत ही एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी जोन में, ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन एक ही इसमें क्वेश्चन है, निम्न का योजना से संबंध नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद प्लान्स। प्लान से रिलेटेड क्या नहीं है? तो प्लान से रिलेटेड बजट, कार्यक्रम, प्रोसीड्यूर, ये सब तो रिलेटेड है, लेकिन अभिप्रेरणा जो बजट से मतलब नियोजन योजना से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। अब आते हैं संगठन चैप्टर पे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, संगठन प्रक्रिया के कदम है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। तो संगठन प्रक्रिया कितने कदम होते हैं? 8, ऑप्शन डी। कुंटज ओडोनिल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। अकॉर्डिंग टू कुंटज ओडोनिल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। तो कुंटज ओडोनिल के अनुसार 7 हैं संगठन प्रक्रिया के कदम। क्वेश्चन नंबर 3, उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। तो उपक्रम मतलब उपक्रम की इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाय। तो ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है? तो उच्च प्रबंधन द्वारा, इनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऊपर वाले जो लोग अधिकारी होते हैं उनके द्वारा। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, यह कथन है। तो यह कथन किनका है? पीटर एफ डकर। पीटर एफ डकर, इसका नाम आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्या? सामान्य कार्य का समूहीकरण, एक जैसे जो कार्य होते हैं उसको हम एक जगह करते हैं, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल वर्क। कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य को बांटना। उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, यानी कि जो आदमी जिस काम के लिए सक्षम है उस कार्य को उसको सौंपना, या ये सभी। तो ऑप्शन डी जिसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, संगठन में अनुशासन नहीं है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन में कौन सा मतलब कौन सा ऐसा संगठन जिसमें अनुशासन होता है? नहीं है। ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन वैसा संगठन होता है जिसमें ये कोई मतलब रूल रेगुलेशन नहीं होता है, कोई नियम कानून नहीं होता है, लोग अपना मन से जो समझते हैं वो बोलने लगते हैं। तो वही हुआ अनौपचारिक संगठन, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। संगठन में पक्षपात नहीं होता। तो कौन से संगठन में पक्षपात नहीं होता? तो औपचारिक संगठन, फॉर्मल, ये कुछ नियम और कानूनों पे चलते हैं, इसीलिए इसमें जो होता है वो पक्षपात नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो ये कर्मचारी का जो मन होगा वो करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें रूल रेगुलेशन नहीं होता? तभी तो कर्मचारी अपने मन से जो भी मनता है वो कर लेता है। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अनौपचारिक संगठन, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती हैं। इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी आर। अथॉरिटी आर क्या होता है? विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप से वितरित, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये सब सारे जो है ये सब औपचारिक हैं, फॉर्मल मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10,
संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऐसा संगठन जो अपने आप मतलब फॉर्म हो जाता है, अपने आप बन जाता है। तो कैसा होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी। भरारपण किया जा सकता है। भरारपण देखिए क्या होता है, किसी को हम अपना अधिकार सौंपते हैं तो उसी को बोलते हैं डेलीगेशन या भरारपण। कुछ अधिकार जो हमारे पास है वो हम किसी और को सौंपते हैं, तो वही होता है भरारपण। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिकार का भरारपण किया जा सकता है। उत्तरदायित्व होता है। देखिए भरारपण में सिर्फ अधिकार सौंपा जाता है, उत्तरदायित्व नहीं। अगर आपको कोई काम करने के लिए दिया जाएगा तो आप किसी और को जो अपना अधिकार सौंप देंगे तो हम जैसे हमने आपको कोई कार्य दिया और आपने नहीं किया, और आपने जो वो कार्य था वो किसी और को दिया था करने के लिए कि वो मेरा काम कर देगा। आप हमारे पास क्या बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास वो कार्य करके नहीं आया था, वो हम मतलब नहीं बनाया, इसीलिए हम भी नहीं बनाए, मतलब हमारे पास वो कार्य जो है वो नहीं आ पाया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आप उत्तरदायित्व, आपका जो काम था वो किसी और को दे दें तो आपका उत्तरदायित्व हट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उत्तरदायित्व आपका ही रहेगा, आप चाहे किसी से भी काम करें, जवाबदेही आपका ही होगा। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तरदायित्व का। उत्तरदायित्व होता है अधिकारी का, जो अधिकारी होता है उसका ही उत्तरदायित्व होता है। अधिकार का भरारपण नहीं किया जा सकता है। भरारपण मैंने अभी आपको बताया कि अधिकार का किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कौन सा अधिकार जो है, अधिकार का भरारपण नहीं किया जा सकता। किस काम में? जो काम जो होता है सीक्रेट होता है, यानी कि गोपनीय कार्य जो होता है, जिसको बारे में सबको पता नहीं होता, ज़्यादा आदमी को पता नहीं होता है, सीक्रेट वर्क, उसका जो है अधिक मतलब भरारपण नहीं किया जा सकता है। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, तो प्रबंध का स्वतः विस्तार क्या होता है? भरारपण द्वारा। अधिकार के भरारपण का आशय है अधिनिष्ठों को भरारपण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट्स ऑफ कार्य एवं संबंधित अधिकार का, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। बड़े आकार वाले उपकरण में भरारपण होता है अनिवार्य। अगर कोई बड़ा काम होगा तो उसमें हम अपना अधिकार जो है किसी और को थोड़ा देंगे ना, क्योंकि हमसे वो संभालने वाला नहीं है, एक आदमी की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो बड़े आकार वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 17। प्रभावी भरारपण के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज नेसेसरी। तो क्या है? संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों को स्पष्टीकरण, ये सभी। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18। प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज accompanied विथ नेसेसरी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑथोरिटी या अधिकार। अब आते हैं एनसीईआरटी जोन वाले क्वेश्चंस में। निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब भरारपण, तो कौन सा भरारपण का तत्व नहीं है? अनौपचारिक संगठन। ये जो है इसमें किसी को कोई अधिकार होता ही नहीं है, जिसको जो मन होता है वो करता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 2। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। तो देखिए अपने आप जो बन जाता है संगठन, उस संगठन को क्या हम बोलते हैं? तो अनौपचारिक संगठन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। कोई भी मतलब अनौपचारिक संगठन में कोई मतलब रूल रेगुलेशन होता ही नहीं, तो वो क्या फॉलो करेगा? तो इसीलिए ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक लंबा ढांचा होता है, टॉल स्ट्रक्चर एज ए। तो प्रबंध की शीघ्र ही श्रृंखला, आप इसको याद रखेंगे, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है, केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य? तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, यानी कि आप अपने कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उसको अपने कंट्रोल में रखना, जिससे आपका जो मतलब निर्णय जो होगा वो आपके फेवर में होगा। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना।
क्वेश्चन नंबर 6, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव द इसेंशियल डाटा रिस्पॉन्स टू बी अकम्पेन्ड विथ नेसेसरी। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा अथॉरिटी या अधिकार। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू। तो ऑप्शन मतलब सी जो है इसका करेक्ट आंसर एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। क्वेश्चन नंबर 8, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है। देखिए अफवाहों को मतलब जो भी अफवाह उड़ता है उसको ज़्यादा मतलब स्वरूप दिया जाता है, ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया जाता है। कैसा संगठन में? अनौपचारिक संगठन में, क्योंकि इसमें रूल रेगुलेशन कोई होता ही नहीं है, कोई ना नियम होता है ना कानून होता है, जिसको जो मन होता है वो करता है। तो इसमें जो है जो मन होता है वो करता है, तो जिसको जो मन होता है वैसा अफवाह फैला देता है, कुछ भी हो जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ प्रभागीय संगठन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभागीय संगठन का। उत्पादन रेखा पर कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन का। कार्य के आधार पर होगा क्रियात्मक संगठन का, और उत्पादन रेखा के आधार पर क्या होगा? प्रभागीय संगठन का, डिविजनल। अब नेक्स्ट नियुक्तिकरण चैप्टर पे आ गए हैं। ये आज का हमारा लास्ट चैप्टर होगा, उसके बाद वीडियो अंत करेंगे। फिर अगले चैप्टर जो है अगले वीडियो में आएगा, 3 चैप्टर करके। तो 6 चैप्टर आज हम करा चुके हैं, मतलब 3 चैप्टर पहले और इसमें 3 चैप्टर, फिर आने वाले समय में 3 चैप्टर्स का वीडियो आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन। अगर हम किसी चीज़ को नियुक्तिकरण करते हैं यहाँ, या हम कहीं भी पैसा अगर लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोजन। यानी कि आप कहीं भी पैसा मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। तो नियोजन पर जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? विनियोजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो नियुक्तिकरण किसका है? मतलब तो लोअर मैनेजमेंट, मध्यम मैनेजमेंट, उच्च मैनेजमेंट, इन सभी का। तो देखिए नियुक्तिकरण मतलब क्या होता है? अब मतलब जो व्यक्ति जिस काम के लिए सक्षम है उसको उस कार्य को सौंपना, तो वही ना होता है नियुक्तिकरण। किसी को किसी कार्य के लिए नियुक्त करते हैं कहीं पे। तो नियुक्ति का जो काम होता है, मतलब आदमी का जो काम होता है, हर लेवल मैनेजमेंट पे होता है। तो लोअर पे भी होता है, मिडिल पे भी होता है, टॉप पे भी होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इन सभी का, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। तो मानव संसाधन में क्या है? भर्ती, चयन, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी जैसे करेक्ट आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज। तो नियुक्तिकरण क्या है? संगठन का भाग। नियुक्तिकरण संगठन का भाग है। कर्मचारी प्रबंध कार्य, फंक्शन ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। ऑप्शन बी भी है। प्रबंध का कार्य है। देखिए नियुक्तिकरण तो प्रबंध का कार्य है ही, तीसरा कार्य है। देखिए नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण जो है सब मतलब प्रबंध का कार्य है तीसरा। तो ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। तो 4 का ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। कर्मचारी का प्रशिक्षण, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग इज। तो कर्मचारी का प्रशिक्षण जो है वो आवश्यक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। अनिवार्य मतलब होता है मतलब कर्मचारी को जो है ट्रेनिंग दिया ही जाएगा, लेकिन नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, मतलब ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो मतलब एक्सेस ज़रूरी है, नहीं देगा। हो सकता है कि कर्मचारी जो है पहले से वो सीखा हो तो उसको ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं हो। इसीलिए ऑप्शन ए जैसा करेक्ट आंसर होगा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है कि करना ही पड़ेगा उसको। क्वेश्चन नंबर 6, संगठन के जीवन में भर्ती होता है। रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन में जो मतलब नियुक्तिकरण भर्ती होता है वो हमेशा होता ही रहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा निरंतर या कंटिन्यूअस।
कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स। तो क्या है, पदोन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। कर्मचारियों का चयन होता है, कर्मचारियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इस निम्न श्रेणी के अधिकारियों द्वारा, मध्यम श्रेणी के अधिकारियों द्वारा, उच्च श्रेणियों के अधिकारी द्वारा, ये सभी। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर लेवल पे जो है, हर मतलब आदमी का काम होता है, कर्मचारी का काम होता है, इसीलिए इस ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट इज। तो विकास का क्या उद्देश्य है, योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, बेटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन नॉलेज, पदोन्नति के अवसर, है ये सभी। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। विकास की विधियां हैं, विकास की क्या विधियां, पोजीशन रोटेशन मेथड, पद हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, शॉर्ट टर्म सिलेबस, कार्य पर विकास, डेवलपमेंट ऑन द जॉब, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एक्स का मतलब 10 का द, 10 का द। क्वेश्चन नंबर 11, प्रशिक्षण की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर। कार्य बदली प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन, ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग, या ये सभी। तो ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। नियुक्तिकरण, स्टाफिंग इज। तो स्टाफिंग क्या है, नियोजन, नियंत्रण, निर्देशित करना, या व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो नियुक्तिकरण का क्या मतलब होता है, किसी आदमी को या कर्मचारियों को उसके अनुसार उसको कार्य पर लगाना। तो व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियुक्तिकरण है। अब एनसीईआरटी जोन के उसी चैप्टर से, यानी नियुक्तिकरण के चैप्टर से ही एनसीईआरटी जोन के एक क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। नियुक्तिकरण का संबंध निम्न से, द स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ। तो नियुक्तिकरण का संबंध किससे होता है, मनुष्य से, क्योंकि इसमें मनुष्य का ही काम होता है। नियुक्तिकरण में किसको हम नियुक्त करेंगे, मनुष्य को ही नियुक्ति करेंगे ना किसी काम के लिए, जो आदमी जिस काम के लिए सक्षम है। तो नियुक्तिकरण का संबंध किन से होता है, मनुष्य से। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, को मनुष्य से, यानी कि 2 पर्सन। द स्टाफिंग रिलेटेड टू विथ फॉलोइंग 2 पर्सन। तो इतना ही क्वेश्चन था, मतलब चैप्टर 4 से लेकर 6 तक में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। और इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।